आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ कुछ नोट मिलने के संदर्भ में और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। एक लॉ प्रोफेसर के रूप में पिछले 25 वर्ष से मेरे मार्गदर्शन में लगभग 50 से अधिक विद्यार्थी जज और करीब इतने विद्यार्थी लोक अभियोजक और कुछ लॉ प्रोफेसर और हजारों विद्यार्थी वकील बने हैं। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को जो जज बन गए हैं उनसे कहता हूं कि एक न्यायाधीश को अपने आचरण और सुनवाई में ऋजुता और अपने उचित और साम्यक निर्णयों के द्वारा अपने और न्यायपालिका के लिए आम जनता और अधिवक्ताओं का विश्वास और सम्मान हमेशा अर्जित करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ये विश्वास भंग हो। और लॉ प्रोफेसर होने के नाते जहां तक मुझे ज्ञात है कि न्यायिक जीवन में मूल्यों के पुनर्कथन, जिसको कि हम रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ और बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002, ये वो नियम और सिद्धांत हैं जिसमें न्यायाधीशों के नैतिक आचरण के लिए मापदंड स्थापित किया जाता है। साथ ही न्यायाधीशों के उचित आचरण के लिए मार्गदर्शन के रूप में ये नियम है। और न्यायाधीशों की ट्रेनिंग के दौरान मैं अक्सर उनको ये दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ाता भी आया हूं। वास्तव में ये जो सिद्धांत थे विधि के सुस्थापित सिद्धांत हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत एक प्रसंविधा के अनुसार ये बनाए गए हैं। और ये वो प्रसंविधा है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। उस सिविल और राजनीतिक अधिकारों की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा है उसके अनुच्छेद 14(1) के अनुसार न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। उसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप के निर्धारण या किसी सिविल वाद में उसके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति एक सक्षम और स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण के द्वारा निष्पक्ष और खुली सुनवाई का हकदार है। वास्तव में राजा हो या रंक, न्यायपालिका के समक्ष सिद्धांत रूप में समान समझे जाते हैं। जस्टिस यशवंत शर्मा के घर में भारी मात्रा में नकदी मिलने की जो भी सूचना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि इस तरह की घटना गंभीर और न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने वाली है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई इसमें सिर्फ ट्रांसफर काफी नहीं है, जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए भी कुछ लोगों की राय है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वे मना करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा इन हाउस जांच शुरू की जाना चाहिए। तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाना इतना सरल है या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो आज का कोर्टनामा हमने इसी आधार पर जो है बनाया है कि किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज को केवल 2 वजहों से हटाया जा सकता है। पहला, अगर जज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है या भ्रष्टाचार में लिप्त होने के प्रमाण हैं। और दूसरा, अगर जज मानसिक या शारीरिक रूप से अपनी जो भी न्यायालयीन जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में असमर्थ हो गया हो। तो इन दोनों वजहों के आधार पर किसी भी जज को हटाया जा सकता है। अब चूंकि संविधान में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनको हटाने की अनुमति भी राष्ट्रपति से ही मिलना चाहिए। तो दरअसल भारत में हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति, पद की शर्तें और हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1(b) और अनुच्छेद 124 खंड 4 में दी गई है। और इस प्रक्रिया को महाअभियोग, इम्पीचमेंट कहा जाता है, जो कि बहुत जटिल है। और संविधान के इन्हीं प्रावधानों को लागू करने के लिए हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक जांच प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है। तो वास्तव में जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं,
लेकिन जो ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, इसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं है और यही कारण है कि सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि देखिए भाई, केंद्र सरकार जज को नहीं हटा रही। जो सामान्य नागरिक है उनके मन में ऐसी बात आ सकती है। तो विधिक साक्षरता की दृष्टि से आज हम जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है उस पर आज हम अपनी बातचीत इस कोर्टनामा में कर रहे हैं। तो इस अधिनियम के तहत जांच के पहले किसी भी हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव, जिसको मोशन फॉर रिमूवल कहते हैं, भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जज को उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश होने से लेकर और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बीच में एक लंबी और एक जटिल प्रक्रिया है, जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के माध्यम से कंडक्ट होती है। तो जज को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले संसद में पेश करना पड़ता है और यह प्रस्ताव यदि लोकसभा में पेश किया जाता है तो कम से कम 100 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है और यदि राज्यसभा में पेश किया जाता है तो कम से कम 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर इस पर होना चाहिए, तब ये जाकर ये प्रस्ताव प्रस्तुत जो है किया जा सकता है। और जब संसद में किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है और इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो यदि लोकसभा का मामला है तो स्पीकर और यदि राज्यसभा का मामला है तो चेयरमैन, जिनको उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के सेक्शन 4 और 5 के अनुसार 3 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्देश देती है और वो समिति गठित करते हैं चीफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ न्यायाधीश ज्यूरिस्ट इस समिति में जो है मनोनीत किए जाते हैं। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के सेक्शन 4 और 5 के अनुसार गठित यह समिति आरोपों की जांच करती है और न्यायाधीशों को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाता है जिस पर कि आरोप लगाए गए हैं। तो जांच समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अदालत जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं और यह समिति साक्ष्य एकत्र करने, गवाहों को बुलाने और दस्तावेज मंगाने का पूरा अधिकार रखती है। जब ये जांच हो जाती है, जो भी दस्तावेज मंगाए गए हैं, सुनवाई हो जाती है, तो जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के सेक्शन 6 के अनुसार संसद के संबंधित सदन को सौंपती है और इस रिपोर्ट में यदि समिति जज को दोषी नहीं पाती तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद आगे की कार्रवाई कर सकती है। जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की सेक्शन 7 के अनुसार यदि स्पीकर, चेयरमैन आवश्यक समझें तो राष्ट्रपति से न्यायाधीश को कार्यभार से अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुशंसा कर सकते हैं। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। न्यायाधीश को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एक विस्तृत जांच प्रक्रिया निर्धारित करता है जो सुनिश्चित करता है कि किसी न्यायाधीश को हटाने से पहले एक निष्पक्ष जांच संभव हो। संसद में प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति से मंजूरी देते हैं और जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब तक कई बार जजों के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई, लेकिन आज तक किसी भी हाईकोर्ट जज को महाअभियोग द्वारा हटाया नहीं जा गया है, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत कठिन, लंबी और जटिल है। हालांकि कुछ जजों पर आरोप लगने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा भी दिया है और न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा उन्होंने की है। तो वास्तव में प्रत्येक जज का आचरण संस्थागत नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि न्यायिक नैतिकता के लिए न्यायाधीश संयम का एक निश्चित स्तर बनाए रखें। इसलिए राज्य या उसके प्रतिनिधि अंगों के साथ पेशेवर और निजी संबंधों में जजों को किसी भी तरह के हितों से टकराव से बचना चाहिए और ऐसे व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे धारणा बने कि न्यायपालिका की गरिमा सामान्य रूप से संदिग्ध हो रही है। तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा जी के मामले में आगे क्या होता है तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जिस नियम से होगी उस नियम की जानकारी देने का उद्देश्य आज इस कोर्टनामा के माध्यम से मेरा था। तो
इस कोर्टनामा कांड का आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स में इसको जरूर बताएं। साथ ही विधिक जागरूकता की दृष्टि से इस कोर्टनामा के इस अंक को आप लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों की जानकारी के लिए बताएं, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान की जानकारी सबको है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के बारे में सामान्यतया काफी लोग नहीं जानते हैं। तो कोर्टनामा के इस अंक के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम फिर से समसामयिक विषयों पर नए जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।